नमस्कार साथियों। आज की हम इस लाइव सेशन की क्लास में देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने राजस्थान भूगोल के संदर्भ में पिछली जो क्लास थी उसमें चर्चा की थी। हमने नामकरण को लेकर के राजस्थान के नामकरण के इतिहास को देखा था। नामकरण के इतिहास में हमने कुछ तथ्य देखे थे। उन तथ्यों में हमने कुछ लिखित जानकारियां देखी थी, कुछ हमें लिखित प्रमाण के रूप में पुस्तकों के इस अध्ययन को देखा था और वर्तमान स्वरूप तक हमने इसको देखा था कि जब हमारा राजस्थान का वास्तविक स्वरूप 1 नवंबर 1956 तक राज्य के अस्तित्व के रूप में आता है, तब तक हमारे नामकरण को लेकर के क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। अर्थात क्या राजस्थान पहले राजस्थान के नाम से जाना जाता था या राजस्थान के नाम से कुछ मिलते जुलते नाम जो आगे जाकर के राजस्थान के रूप में जाने गए। इसी प्रकार से हमने अंततः राजस्थान के नामकरण के इतिहास की सारी संक्षिप्त जानकारियों को प्राप्त किया था। आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं कल की जो हमारी लाइव क्लास थी या जो कल की हमारी जो शेड्यूल क्लास थी उस क्लास के आगे। वहां हमने लास्ट जो देखा था, एक बार के लिए पुनः रीड कर लें उसको। हमने अंत में उसको देखा था क्षेत्रफल के साथ। अब क्षेत्रफल पर आते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो क्षेत्रफल को लेकर के ही कुछ जानकारियां रखता है। तो ध्यान दें, क्षेत्रफल के रूप में हमारी जो जानकारियां हुई थी वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में देखी थी। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना था। ध्यान दें, एक बार के लिए 2 मिनट के लिए रिमाइंड करेंगे एक बार। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल देखा था हमने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये देखा था। वर्ग मील में देखा था हमने, वर्ग मील में ये डाटा हमने देखा था 140 वर्ग मील। तो इस प्रकार से हमारी राजस्थान के क्षेत्रफल की जानकारियां प्राप्त हुई थी। इस साथ हमने ये भी देखा था कि क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। भारत का प्रथम बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम भारत के राज्यों की चर्चा करें तो वर्तमान में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। हमने क्षेत्रफल की तुलना भी की थी। तुलना के साथ में हमने देखा था कि जब हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया उस समय राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं हुआ करता था। लेकिन जो ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है और वर्तमान में हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान आता है। इसके साथ हमने तुलना की थी कि राजस्थान की जो स्थिति है तो भारत में तो प्रथम है, लेकिन विश्व के कुछ देशों से भी हमारी स्थिति बड़ी पाई जाती है। वहां तक की जानकारियां हमने ली थी। आज हम इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार को या स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा आज का जो पॉइंट होगा वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम इसके विस्तार को लें तो पहले साथियों देखेंगे एक बार के लिए राजस्थान की कुछ आउटलाइन के रूप में हम देखें तो राजस्थान की कुछ आकृति हमें इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है और यही जो आकृति है ये वर्तमान राजस्थान है। ये हमारे राजस्थान की आकृति है। अब हम सबसे पहले विस्तार की चर्चा करें तो विस्तार में हम देखते हैं राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो विस्तार की अवस्था में देखें तो हमें देखिए ये भुजा है, ये अधिक लंबी दिखाई दे रही है और ये भुजा कुछ छोटी दिखलाई पड़ रही है। तो हम देखते हैं राजस्थान की दिशा को सबसे पहले, तो इस दिशा को कहा जाता है पूर्व दिशा, इसको कहा जाता है पश्चिमी दिशा। तो स्थिति क्या बनेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आते हैं हम दिशाओं के साथ। अगली दिशा
इसको कहा जाता है उत्तर और इसको कहा जाता है दक्षिण। ये चारों दिशाएं हैं, इनके मध्यवर्ती जो दिशाएं हैं उनको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी, इसको कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी, इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी, इसको कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी। तो इन दिशाओं के साथ हम इसकी भुजाओं की बात करें तो हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर जो भुजा है इसकी जो लंबाई है वो पाई जाती है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी पाई जाती है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो भुजा है उसकी लंबाई पाई जाती है 869 किलोमीटर। तो पहले साथियों यहाँ तक आप देख करके अंतर कर पा रहे होंगे, हमारी राजस्थान की जो स्थिति है उसमें राजस्थान का जो विस्तार है उस विस्तार की स्थिति में सर्वाधिक लंबी भुजा कौन सी होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर भुजा सबसे लंबी होगी। अब इसकी चर्चा करें हम तो यहाँ एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी जो अंतराल है उसका, और दूसरी आती है विस्तार की स्थिति में कि लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतराल कितना पाया जाता है। कुछ वर्तमान समय में इसी प्रकार के क्वेश्चनों का जो ट्रेंड है वो एग्जामों के लिए बना हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे। सामान्य तौर पर अपन लंबाई और चौड़ाई को देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई के अंतराल को पूछ लिया जाता है, विस्तार के अंतराल को पूछ लिया जाता है, अक्षांश के अंतराल को पूछ लिया जाता है। जैसे हम अक्षांशों की बात करेंगे, दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होती है और अंत में 30 डिग्री 12 मिनट पर समाप्त होता है, तो दोनों के बीच का अंतराल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशों में अंतराल कितना पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 826 और 869 के बीच अंतराल कितना पाया जाता है। तो पहले साथियों क्वेश्चन निकालना जान गए होंगे आप किस प्रकार से वर्तमान में क्वेश्चन आते हैं, और आपका आंसर देने का तरीका भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी दो भुजाएं दिखाई दे रही है, एक उत्तर से दक्षिण की ओर भुजा और एक पश्चिम से पूर्व की ओर जो भुजा है। इसकी अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर भुजा की शुरुआत माने तो ये जो शुरुआत है ये होती है श्री गंगानगर जिले से। गांव है कोणा गांव, कोणा गांव से शुरुआत होती है। कोणा गांव पड़ता है श्री गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर तहसील का कोणा गांव, और जिला है, जिला भी श्री गंगानगर। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ लिया जाता है उत्तर में राजस्थान की जो लंबाई है उस लंबाई की स्थिति प्रारंभ होती है उत्तर में कोणा गांव से, दक्षिण में अगर हम लास्ट तक चले अंतिम स्थिति में चले तो हमारे बांसवाड़ा पर जाकर के समाप्त होती है। यहाँ से 3 नए क्वेश्चन बनकर के आ रहे हैं। कौन सा गांव है जहां से इसकी शुरुआत होती है, कोणा गांव, कौन सी तहसील पड़ती है, श्री गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर ही जिला। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो तहसील भी श्री गंगानगर है और जिला भी श्री गंगानगर है, अर्थात श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में कोणा गांव पड़ता है। यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर भुजा की शुरुआत होती है। यही स्थिति अगर हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण में इसकी जो लास्ट स्थिति है वो बनती है बोरकुंडा, बोरकुंडा या इसको बोरकुंड भी मिलता है, बोरकुंड। ये बोरकुंड गांव है, अंतिम गांव है। इसकी अगर हम तहसील की बात करें तो ये तहसील पड़ती है कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील का गांव है बोरकुंडा। अगर हम जिले की बात करें तो अंतिम रूप से जिले की स्थिति आती है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव और कुशलगढ़ तहसील। ये राजस्थान पुलिस से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न किस रूप में पूछा गया था ये भी ध्यान दे लें। प्रश्न पूछा गया था भारत का राजस्थान का दक्षिणतम जो तहसील है वो कौन सी है, और वहां आंसर क्या था, कुशलगढ़। वहां ऑप्शन में क्या था, बोरकुंडा। और ऑप्शन अधिकतर जो बच्चे थे या विद्यार्थी थे उन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, अपने दिया बोरकुंडा। लेकिन प्रश्न में क्या था, तहसील कौन सी है, तो तहसील कौन सी थी, कुशलगढ़। यहाँ एक अलग तरीके से प्रश्न बनता है वो भी ध्यान रखेंगे, अंतिम जिला कौन सा है, तो राजस्थान का अंतिम जिला कौन सा होगा,
बांसवाड़ा होगा। दक्षिणवर्ती जिला होगा कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर की जो स्थिति है वो उत्तर में कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव तक जाती है। अब यही स्थिति अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में इस स्थान पर गांव पड़ता है, इस गांव को कहा जाता है सिलाना गांव। सिलाना गांव है, ये किस तहसील में पड़ता है तो ये ध्यान रखेंगे, ये पड़ता है सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, तहसील पड़ती है राजाखेड़ा। अगर हम जिले की बात करें तो ये किस जिले में पड़ता है तो जिला है धौलपुर। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है, तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा होगा, धौलपुर होगा। अर्थात अंतिम ही अंतिम गांव अगर हमारे अंतिम पूर्वी छोर पर है तो निश्चित रूप से वो जिला भी कौन सा होगा, पूर्वी जिला ही होगा। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन अलग तरीके से और निकलेंगे। उत्तरवर्ती जिला कौन सा है, दक्षिणवर्ती जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो प्रश्न इसी प्रकार से नहीं बनकर के आएंगे। तो धौलपुर जिले का सिलाना गांव राजस्थान का पूर्वी गांव माना जाता है, जहां से हमारी अधिकतम लंबाई प्रारंभ होती है। पश्चिम में अंतिम जो भुजा की लंबाई है वो जाती है हमारी लास्ट में पश्चिमी स्थिति में जैसलमेर में। और जैसलमेर के अगर गांव की बात करें तो यहाँ ये गांव है, ये सम तहसील का पड़ता है। अब प्यारे साथियों कुछ पल के लिए आपको गैप दिया जा रहा है, सोचेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये कौन सा गांव है, जिला जैसलमेर। आंसर माइंड में आया होगा, कौन सा गांव होगा, जैसलमेर जिले की सम तहसील का कौन सा गांव है। क्योंकि लगभग मिलता जुलता ऐसा ही नाम आपके एग्जाम के ऑप्शन में डाला जाता है, वो किसी देवी से संबंधित है, इसलिए आपके माइंड में वो स्थायी याद हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक देवी माता का मंदिर है जिसको वैष्णो माता कहा जाता है, तो उसके संदर्भ में ऐसा मिलता जुलता नाम है, तो याद आया होगा निश्चित रूप से कटरा गांव। गांव कौन सा है, कटरा गांव। ध्यान रखें कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला हमारे पश्चिम में पड़ने वाला अंतिम जिला माना जाता है, अंतिम सम तहसील मानी जाती है और कटरा गांव माना जाता है। और प्यारे साथियों यहाँ ध्यान दे लें, यहाँ आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो यहीं से बनती है। क्यों बनती है, शायद आपके अलग टॉपिकों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ध्यान लगाए एक बार के लिए, सम तहसील किस प्रकार से प्रश्न बना करके पूछी जाती है, या सम जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाता है। तो आपको ध्यान आया होगा राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, वो सम क्षेत्र पड़ता है और किस जिले में आता है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे जैसलमेर जिले में आता है। अब वहां से क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और क्वेश्चन को डाल दिया जाता है हमारे सामान्य परिचय पर, और यहां से प्रश्न उठा लिया जाता है राजस्थान का पश्चिमवर्ती तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है और जिला कौन सा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर में हमारे गंगानगर से प्रारंभ होकर के बांसवाड़ा तक और पूर्व में धौलपुर से प्रारंभ होकर जैसलमेर तक हमारे राजस्थान का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अर्थात हमारे 4 ऐसे जिले हैं जो हमारी दिशाओं का निर्धारण भी करते हैं। प्यारे साथियों इसको इतनी डिटेल से बताने का तात्पर्य समझना, ये आगे जाकर के अक्षांश और देशांतरों के साथ भी जुड़े हुए हैं और वहां कुछ काल्पनिक प्रश्न बनेंगे, जो तथ्य आधारित प्रश्न होंगे वो यहाँ से उठेंगे। तो वहां सीधा सीधा सही प्रश्न पूछ लिया जाता है, अगर सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी होती हैं तो किस जिले में सबसे तिरछी किरणें होंगी। तो ध्यान रखें अगर बांसवाड़ा में सीधी है तो उत्तर की ओर जो भी हमारा अंतिम जिला होगा वहां सबसे तिरछी किरणें होंगी, तो वो जिला कौन सा है, वो जिला कौन सा होगा, श्री गंगानगर होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान हो कि हमारे उत्तर में पड़ने वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर जिला है। इसलिए गंगानगर की स्थिति हमारे उत्तर में बनती है, धौलपुर की हमारी स्थिति बिल्कुल पूर्व में पड़ती है, बांसवाड़ा जिले की जो हमारी स्थिति है वो पूर्णतः दक्षिण में पड़ती है, और जैसलमेर की जो स्थिति है वो पूर्णतः हमें पश्चिमी स्थिति में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारे 4 जिलों के साथ संबंध पाया जाता है। अब एक चीज और ध्यान दे लें, अगर हमने चारों पिलर देख लिए
यानी चार किनारों पर चार स्तंभ देख लिए। वो चार स्तंभ कौन कौन से हैं? उत्तर में श्रीगंगानगर, पूर्व में धौलपुर, दक्षिण में बांसवाड़ा और पश्चिम में जैसलमेर। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, यहां से ही प्रश्न बना करके ऐसे जोड़ दिए जाते हैं प्यारे साथियों, धौलपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा व जैसलमेर धर्म की जनसंख्याओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? यही चार वो जिले भी हैं। इसलिए प्रश्न यहां से हटा करके मानव संसाधन पर डाल दिया जाता है। याद आया होगा, ये हमारे श्री गंगानगर की स्थिति है, उत्तर में पड़ती है और उत्तर में हमारा जो राज्य है, पड़ोसी राज्य, उसको हम पंजाब कहते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? सिख धर्म के लोग रहते हैं। सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा होंगे, सीमावर्ती क्षेत्र होगा, तो सिख धर्म के सबसे ज्यादा लोग कौन से जिले में निवास करेंगे? श्री गंगानगर जिले में निवास करते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमारी अंतिम स्थिति किसकी पड़ती है? बांसवाड़ा की। ये जानते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं और आदिवासी क्षेत्र के जहां भी लोग रहेंगे वहां सभ्यता संस्कृति का विकास कम पाया जाता है। अब दुनिया में एक ऐसा धर्म है जो सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से तो उन्नत माना जाता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उसको अल्प धर्म में शामिल किया जाता है। तो यहाँ इस क्षेत्र में केवल वो क्या करते हैं? वो केवल धर्म परिवर्तन करवा करके वृद्धि करते हैं, अर्थात धर्म परिवर्तन के द्वारा अपनी मूल जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। और वो धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। तो ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा जो अनुयायी है या सबसे ज्यादा जनसंख्या है किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। देखिए, कुछ चार क्वेश्चन जो एग्जाम बूस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है। सामान्यतः ये प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जाम के पेपरों को उठा करके देखिए, आपको ऐसे के ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था जैसलमेर को लेकर के और गंगानगर को लेकर के, दोनों पर प्रश्न आ चुके हैं। अब शायद आपने अगर पुराने पेपरों को देखा है या जो लास्ट ईयर के एग्जामों में जो पेपर देखे हैं आपने, वहां आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र का जो संबंध है वो हमारे किसी एक देश की सीमा के साथ लगता है। और वो देश कौन सा है? इस क्षेत्र में पड़ने वाला जो देश है इसको हम पाकिस्तान कहते हैं और शॉर्ट में वो क्या कहलाता है? पाक कहलाता है। पाकिस्तान देश में भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में किस आधार पर था? धर्म के आधार पर था। और धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिमों की जनसंख्या थी। तो हम मानते हैं पाकिस्तान अधिकांश किस जनसंख्या का देश है? मुस्लिम संप्रदाय का, इस्लाम संप्रदाय का। तो यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर रहेगी तो कौन से समुदाय की रहेगी? तो वो इस्लाम संप्रदाय की रहेगी या मुस्लिम जनसंख्या रहेगी। और ये प्रश्न पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया, आरएस प्री एग्जाम में, कि सर्वाधिक जो मुस्लिम संप्रदाय है राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? और आंसर क्या था उसका? जैसलमेर जिला। तो समझ गए होंगे। बचा हमारा एक जिला धौलपुर जो कि पूर्व की ओर है। अब यहां से देखिए प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं और आने भी वाले हैं। राजस्थान में अगर आपको ध्यान हो तो कुछ जाट राजाओं की स्थली रही है और वो जाट राजा थे, वो कौन से क्षेत्र के जाने जाते हैं? राजस्थान में अधिकांशतः राजपूत राजाओं का शासनकाल रहा है, लेकिन एक वहां राजस्थान में रियासत काल में एक यहाँ का मुस्लिम राजा रहा है जो टोंक क्षेत्र में था, और एक जाट राजा रहा है, वो कहाँ रहा है? वो धौलपुर और भरतपुर में रहा है। तो धौलपुर और भरतपुर का संबंध हमें डायरेक्ट किससे लगाना है? केवल उस धर्म से लगाना है जिसमें ये जातियां शामिल की जाती हैं। तो धौलपुर किसके संदर्भ में आ गया? हिंदू के संबंध में। तो हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा लोग कहाँ निवास करते हैं? धौलपुर में। अर्थात चार पिलरों पर या चार स्तंभों पर चार धर्म भी पाए जाते हैं। और कूट मिलान में प्रश्न पूछ लिया जाता है, चार दिशाएं राजस्थान में चार धर्मों से संबंधित हैं, क्या कथन सही है या गलत है? यहां तक कि हम सोच ही नहीं पाते कि दिशाओं के साथ धर्म का क्या संबंध होगा। आपको एग्जाम के हर क्वेश्चन को पुटअप करना है, हर क्वेश्चन पर अपनी क्वेरी पहुंचानी है, अपने पूरे नॉलेज तक वहां तक ले जाना है, गहराई तक इसको पढ़ना है। तो शायद आपके ये चार क्वेश्चन भी तैयार हुए होंगे। जाट राजाओं का संबंध जोड़ करके आपको बताना है, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? धौलपुर में। आदिवासियों का संबंध जोड़ करके बताना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा आदिवासियां हैं,
तो वहां आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के द्वारा जो धर्म बढ़ रहा है वो कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म है। और यहाँ हम पाकिस्तान के साथ संबंध लगाएं तो पाकिस्तान के साथ जो धर्म होगा वो कौन सा होगा? इस्लाम होगा, इस्लाम धर्म होगा। तो कौन सी जनसंख्या होगी? मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होगी। और यहाँ हमारा जिला पंजाब लगता है, तो इस क्षेत्र में सिख धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में निवास करते हैं? सिख धर्म के सबसे ज्यादा लोग श्री गंगानगर में, हिंदू धर्म के धौलपुर में, ईसाई धर्म के बांसवाड़ा में, और इस्लाम धर्म के या मुस्लिम संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में। नए 4 क्वेश्चन तैयार हुए होंगे, कूट मिलान वाले क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर विगत एग्जाम को हम देखें तो पटवारी एग्जाम में कुछ मानचित्र पर 4 बिंदु देकर के पूछे गए थे कि इन क्षेत्रों का संबंध क्या है। अगर आपको मानचित्र न देकर के सीधा संबंध पूछ लिया जाए कि जैसलमेर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, प्यारे साथियों क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जैसलमेर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, मैं क्वेश्चन बना करके आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा यहाँ इस्लाम धर्म की अनुयायी रहते हैं या सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है, राजस्थान में सबसे कम वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है, तथा अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि पैदावार होती है तो आपका आंसर क्या बनेगा? कृषि पैदावार सबसे कम होती है, लेकिन शुष्क भी पाया जाता है, जनसंख्या भी इस्लाम धर्म की पाई जाती है और वर्षा की भी मात्रा सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से कूट मिलान में से नेगेटिव प्रश्न दिए जा सकते हैं, नेगेटिव सेंस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो उसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। कभी सही को नहीं पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय आप नहीं को टिक मार्क कर लें। जहां भी आपके प्रश्न में नहीं शब्द आ रहा है उस नहीं को टिक मार्क करें, अर्थात 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो आप उसको टिक मार्क करके और फिर आगे ऑप्शन पर चलें, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। जान पाए होंगे यहां तक। अब हम देखते हैं हमारी स्थिति की बात को, राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो यहां तक हम जान पाए हैं, अब लेते हैं हमारी राजस्थान की स्थिति को। अब चर्चा हम करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम स्थिति शब्द को देखें तो स्थिति शब्द क्या कहलाती है? लोकेशन कहलाती है। सामान्यतः जनरल भाषा में अपन यूज करते हैं लोकेशन शब्द को। और प्यारे साथियों, जब भी हम अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से मिलना होता है, तो सबसे पहले इसी शब्द का उपयोग करते हैं कि अभी कहाँ है, अभी आपकी क्या लोकेशन है। तो लोकेशन ही स्थिति होती है और वो क्या होती है? वास्तविक स्थिति होती है। और वो वास्तविक स्थिति किस आधार पर होती है? ये लोकेशन 2 चीजों को व्यक्त करती है, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अक्षांशों को व्यक्त करती है और देशांतरों को व्यक्त करती है। तात्पर्य यह नहीं है कि लोकेशन का तात्पर्य किसी भी स्थान विशेष को ले लिया जाए कि हम जयपुर के अम्बावाड़ी क्षेत्र में हैं, अर्थात अम्बावाड़ी का एक निश्चित क्या है? अक्षांश है। अम्बावाड़ी का एक निश्चित क्या है? देशांतर है। अगर हम यही जयपुर की बात करें कि हम मानसरोवर हैं, तो मानसरोवर की स्थिति क्या होगी? मानसरोवर नाम है, उसका वास्तविक अक्षांश होगा, उसका वास्तविक देशांतर होगा, वो पर्टिकुलर स्थान विशेष को व्यक्त करता है। तो राजस्थान की वास्तविक स्थिति के बारे में हम जाने तो उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार जानना है। तो राजस्थान वास्तव में कहाँ है, किस प्रकार से है, इसको जानने के लिए प्यारे साथियों कुछ आपको तथ्यात्मक स्थिति है, फैक्चुअल कंडीशन है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो उस पहले फैक्चुअल कंडीशन को जानिए। तो ये फैक्चुअल कंडीशन क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये फैक्चुअल कंडीशन हम कुछ ग्लोब के ऊपर देख पाएंगे। यह हमारी स्थिति है ग्लोब की। संपूर्ण पृथ्वी इस ग्लोब के रूप में स्थित है। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं 2 दिशाओं में खींची गई हैं। एक है पूर्व से पश्चिम की ओर और एक है उत्तर से दक्षिण की ओर। देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। अब हमने जो अक्षांश और देशांतरों की बात की है, ये अक्षांश और देशांतर यही रेखाएं हैं, अर्थात संपूर्ण ग्लोब पर ऐसी रेखाएं जिनको हम पूर्व से पश्चिम, ये दिशा है पश्चिम है, ये दिशा है, ये पूर्व है।
तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इन लाइनों को जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। ये देशांतर कहलाते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हमने जो दो रेखाएं ली हैं जिनको हमने एक को नाम दिया है अक्षांश और एक को नाम दिया है देशांतर। समझ पा रहे होंगे, एक पूर्ण वृत्त था। इस पूर्ण वृत्त को इन दो रेखाओं ने बराबर बराबर भागों में बांट दिया और ये बराबर बराबर भाग बांटे हैं तो निश्चित रूप से दोनों रेखाएं क्या हैं, ग्लोब के मध्यवर्ती रेखाएं हैं। तो अगर हम इस अक्षांश की बात करें तो ये अक्षांश जो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में है इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। इसी 0 डिग्री अक्षांश के कुछ अन्य नाम भी हैं, इसकी भी हम चर्चा करें तो 0 डिग्री अक्षांश कह दो या इसी को कह सकते हैं विषुवत रेखा। यही विषुवत रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। भू का अर्थ है पृथ्वी और मध्य का अर्थ है बीच में खींची गई। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई जो रेखा है वो ही विषुवत रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, अगर हम इससे दोनों ही दिशाओं में चल करके देखें, अभी दिशा हमारे पास में लिखी हुई है दक्षिण और उत्तर, जो ही हम इससे दोनों दिशाओं में आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनका विस्तार होता चला जाता है और ये विस्तार कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। ये विस्तार हमने कुछ लाइनों के माध्यम से देखा है और ये लाइनें क्या थी, ये थी अक्षांश रेखाएं। इन अक्षांश रेखाओं का विस्तार हमने देखा 0 डिग्री। 0 डिग्री से जो ही हम उत्तर दिशा की ओर गए तो इनका विस्तार होता चला गया। अंत में जो उत्तर पर अंतिम अक्षांश होता है उसको कहा जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्यारे साथियों ये ध्यान देंगे 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है यही 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव कहलाता है और इसी को कहा जाता है नॉर्थ पोल। जब यही कंडीशन हम नीचे देखें दक्षिण की ओर तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और यही कंडीशन जो अंतिम में है इसको कहा जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ पाए होंगे। अर्थात इससे एक बात स्पष्ट होती है जो राजस्थान के साथ भी जुड़ी हुई है, भारत के साथ भी जुड़ी हुई है, सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है। देख पा रहे होंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब जब हम उच्च अक्षांशों की ओर चलते हैं यानी उत्तर दिशा में हम ध्रुव तक चलते हैं, दक्षिण दिशा में हम ध्रुव तक चलते हैं तो इनका मान बढ़ता है। समझ में आया होगा। यही मान राजस्थान के लिए भी आएगा। कैसे आएगा अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जान पाए होंगे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता है। जैसे कि हमने देखा पृथ्वी के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, अंत में जाकर के ये किस में बदल जाती है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बदल जाती है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बदल जाती है। अंत में इनकी जो विस्तार की स्थिति है वो भी थोड़ा सा समझ लें। इनके विस्तार की स्थिति में भी कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। ये लाइन सबसे बड़ी दिखलाई पड़ रही है, उसके बाद इनके आकार में कमी आती जा रही है और अंत में जब हम ध्रुव तक पहुंचते हैं तो इनके आकार में कमी आ जाती है और अंततः हमारा जो ध्रुव होता है उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव होता है वो एक बिंदु के रूप में होता है, पोल के रूप में होता है, अर्थात वहां इसकी लंबाई नहीं होती है। तो प्यारे साथियों ये भी देखेंगे
राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश और देशांतर होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, मध्यवर्ती कौन सा होगा, प्रमुख कौन सा होगा, यहां आप समझ पाए होंगे। यहां इन अक्षांश रेखाओं को 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के हम ध्रुव तक देख पाए हैं। हमने कुछ रेखाओं के नाम लिखे हैं, समझेंगे इनको। इन रेखाओं को कहा जाता है कर्क रेखा, अर्थात समझ पाए होंगे 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा बनी हुई है या जो एक काल्पनिक रेखा है, ये कहलाती है कर्क रेखा। यही स्थिति अगर हम दक्षिण में देखें तो वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। अब मकर रेखा का संबंध देखिए हम क्यों देख रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे हम प्रश्न बना करके। इसके अगर हम और उत्तर में जाएं तो अंतिम रूप से हमें देखने को मिलता है यहां आर्कटिक व्रत, यहां आर्कटिक व्रत, अर्थात आर्कटिक जो व्रत की स्थिति है ये होती है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये किस नाम से जाना जाता है, आर्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आता है कि राजस्थान में से कौन सी एक अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है, तो हम देखेंगे वो कौन सी नहीं गुजरती है। तो यहां सबसे पहले आप समझें, यहां इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा का नाम दिया जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत कहा जाता है, और अंत में अगर हम देखें तो 90 डिग्री ध्रुव होता है। अगर यही स्थिति हम दक्षिण में देखें तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। और ये दक्षिण में ये भी स्थिति क्या होती है, 66.5 डिग्री होती है। मेरे साथियों ये भी ध्यान दे ले, डिग्री डिग्री बार बार बोला जा रहा है, डिग्री क्या है, ये जो एक बिंदु के रूप में दिखलाई पड़ रही है ये डिग्री कहलाती है। और जब यही स्थिति 0 के रूप में एक बिंदु के रूप में दिखलाई पड़ रही है इसको कहा जाता है डिग्री। जब 1 कोमा की स्थिति होती है ये कहलाती है मिनट, और डबल कोमा की स्थिति होती है ये कहलाती है सेकंड। समझ पाए होंगे, घड़ी की स्थिति है केवल और केवल जो घंटे की स्थिति है वो किस में बदल गई, डिग्री में बदल गई। वही मान होता है, वही नाम होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितनी होती है, 60 मिनट होती है, और 1 मिनट बराबर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो पहले साथियों हम बार बार जो डिग्री शब्द का उपयोग ले रहे हैं समझ पाए होंगे, डिग्री एक मान है। तो 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक व्रत है, और अंत में हम दक्षिण में देखते हैं तो ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब हम राजस्थान की चर्चा करें तो सबसे पहले इसको एक बार के लिए जाने कि हम किस अवस्था में होंगे। अगर इस प्रकार से हमारी लाइनें हो पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर लाइनें हमने अभी देखी थी जब हमने भुजा की बात की, तो ये स्थिति कौन सी होगी, ये होगी पूर्व से पश्चिम की ओर। अर्थात इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, राजस्थान में भी क्या कहलाएंगे, अक्षांश कहलाएंगे। अभी चर्चा करेंगे वो अक्षांश कौन से होंगे। तो यहां तक समझ में आया होगा कि जो लेटी हुई अवस्था में है वो लेटीट्यूड कहलाती है, और इन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई अवस्था है, एक है खड़ी अवस्था, तो लेटी हुई अवस्था लेटीट्यूड कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, और खड़ी हुई अवस्था लॉन्गिट्यूड कहलाती है, यानी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, इनको देशांतर कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं देशांतर की। तो एक बार के लिए इसको देखें, देशांतर क्या होंगे, तो देशांतर इस प्रकार से फैले हुए होंगे। ये देखिए इस प्रकार की जो अवस्था है ग्लोब पर आपने ऐसी ही कुछ रेखाओं को देखा होगा, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहां समझने की जरूरत है, अक्षांश रेखाओं का विस्तार था वो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर देखा, खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन इनकी विस्तार की अवस्था आती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अंतिम रूप से देखें तो कितनी होती है, अक्षांश 90 डिग्री होती है। इन्हीं के बीच में कोई ना कोई देश होता है, और इन्हीं के बीच में कोई ना कोई देश का
प्रदेश होता है या राज्य होता है। हमारा राजस्थान भी निश्चित रूप से या तो 90 उत्तर में होगा या 90 दक्षिण के बीच होगा, इसी के बीच कहीं ना कहीं स्थान रखता होगा, कहाँ रखता होगा, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। अब हमने चर्चा की कि इस 0 डिग्री यानी मध्यवर्ती, हमने बात की थी कि 0 डिग्री, अभी हमने दो स्थितियां देखी थी और वो दो स्थितियां क्या थी, पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली थी। एक स्थिति हमने लेटी हुई लाइन में देखी थी और लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड या अक्षांश थे और 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। अब जब गोले को दो भागों में बांटेगा तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, गोलार्ध कहलाएगी। और इस अवस्था में जब ये आधा गोला रह गया, इससे ऊपर वाला भाग और इसके नीचे वाला भाग, इसको कहा जाता है प्यारे साथियों, संपूर्ण भाग को इस 0 डिग्री से ऊपर को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि राजस्थान के साथ में नाम आएगा, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहां ध्यान दें, हम सबसे पहले तो गोलार्ध जाने, गोलार्ध क्या है, गोले का आधा भाग गोलार्ध है। एक ऐसी लाइन जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है या गोले के दो भाग बना देती है, उसका आधा भाग उत्तर में पड़ता है, इसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में पड़ता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आया होगा। अर्थात अक्षांशों के आधार पर कितने गोलार्ध पाए जाते हैं, दो गोलार्ध पाए जाते हैं। वो दो गोलार्ध कौन कौन से हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान रहे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी है, यही 0 डिग्री अक्षांश है, यही विषुवत रेखा है और यही भूमध्य रेखा है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान कहाँ रहेगा। अभी राजस्थान की स्थिति, इससे पहले हम देशांतरों की चर्चा करें तो एक मध्यवर्ती देशांतर था। इस मध्यवर्ती देशांतर को जो बीचों बीच से जा रहा था, मैं एक बार के लिए इस लाइन के ऊपर आउटलाइन बना देता हूं ताकि आप इसको स्पष्ट देख पाए। ये एक लाइन है, मैंने इसको सर्पिला आकार दिया है, लेकिन ये सीधी लाइन है जो पहले से खींची गई है। ये एक सीधी लाइन है जो अब एक बोल्ड लाइन में दिखाई दे रही है। ये मध्यवर्ती है, 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री को जो नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है और इसी 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम है, ये है ग्रीनविच रेखा। प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें हैं, समझेंगे परमानेंट याद रहेगा, आप सभी क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, अधिकतम समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो ध्यान में आया होगा, ऐसी एक खड़ी लाइन जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर कहते हैं, इस देशांतर द्वारा पृथ्वी को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, या हमारे इस ग्लोब को दो भागों में बांट दिया जाता है, या ग्लोब के स्थान पर अगर गोला शब्द भी काम में लें तो हम कह सकते हैं गोले को दो भागों में बांट दिया जाता है। और वो दो भाग है कौन से हैं, देखिए, एक पूर्व की ओर पड़ने वाला, एक पश्चिम की ओर पड़ने वाला। हमने देखा था इस भाग को पूर्व कहा जाता है, इसको पश्चिम कहा जाता है। तो इस गोले को, ये गोले का आधा भाग, इस गोले के आधे भाग को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। ये गोले का आधा भाग जो इस लाइन से पूर्व की ओर पड़ता है, संपूर्ण रूप से क्या जाना जाएगा, पूर्वी गोलार्ध के रूप में जाना जाएगा। ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध होगा। गोले का ये भाग कौन सा होगा, ये होगा पश्चिमी गोलार्ध। गोले का ये भाग होगा पश्चिमी गोलार्ध। अब आप बतलाएंगे कि संपूर्ण ग्लोब को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, 4 गोलार्धों में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, 4 गोलार्धों में बांटा गया है। तो निश्चित रूप से वो 4 गोलार्ध कौन कौन से हैं, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से 4 गोलार्ध हैं। और इन 4 गोलार्धों का निर्धारण किनके द्वारा किया गया है, हमारी इस लोकेशन के आधार पर किया गया है, अर्थात अक्षांश और देशांतरों द्वारा किया गया है। अब हम देखें कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की इस ग्लोबी स्थिति को देखेंगे। तो हम सबसे पहले तो राजस्थान के लिए एक छोटा सा आउटलाइन के रूप में बना देते हैं।
यह हमारे भारत की स्थिति है। यह हमारे भारत की स्थिति है। दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा ही कुछ चित्र हमारे भारत देश का देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान की जो आकृति और विस्तार की स्थिति आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। ये हमारा राजस्थान है, देख पाए होंगे, ये राजस्थान है, अर्थात इस आकृति को हम राजस्थान कह सकते हैं। यही आकृति क्या कहलाएगी? राजस्थान। अब राजस्थान यहां नहीं है, राजस्थान के लिए ये स्थान है। अब आप बतलाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो निश्चित रूप से हमने 4 गोलार्ध देखे हैं। एक देखा उत्तरी गोलार्ध, एक देखा दक्षिणी गोलार्ध, एक देखा पूर्वी गोलार्ध, एक देखा पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखेंगे कि इस 0 डिग्री से उत्तरवर्ती भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, इसे दक्षिणवर्ती भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। तो यहां तक की स्थिति तो स्पष्ट हो जाती है कि इस 0 डिग्री से दक्षिण में नहीं होने के कारण भारत और राजस्थान दोनों ही क्या होंगे? उत्तरी गोलार्ध के स्थान रखते होंगे। अब यहां हम बात करें, गोलार्ध 2 और बसते हैं, एक बसता है पश्चिमी गोलार्ध और एक बसता है पूर्वी गोलार्ध। तो यहां भी हम देखते हैं कि इस 0 डिग्री के साथ भी इसका संबंध नहीं पाया जाता और अंत में किस रूप में दिखलाई पड़ता है? ये इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर दिखलाई पड़ता है, इसलिए किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में होगा। अब ये भी नहीं है कि केवल और केवल पूर्वी गोलार्ध में है और केवल उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों के बीच की स्थिति रखता है। इसलिए इस स्थान पर जो हमारी स्थिति बनती है वो क्या बनती है? हमारी स्थिति इस स्थिति में होने के कारण उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बनती है। अब हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान इस स्थिति में कहां बनता है? राजस्थान ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है। पहले साथियों देख पाए होंगे, इस चित्र के द्वारा समझ पाए होंगे, ये भारत की स्थिति है, ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की स्थिति इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर और इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर होने के कारण उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। अब हम देखें कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की जो स्थिति है वो हमें इस मानचित्र में किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो अब इनको देखेंगे हम अक्षांशों के साथ और देशांतरों के साथ। तो सबसे पहले तो हम समझ पाए राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतरों में, इसको हम यहां लिखें तो हमारी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आती है। हमारी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बनती है। राजस्थान पृथ्वी पर ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे अगर हम चर्चा करें तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हमने इस पर देखी हैं, वही अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस हमारे राजस्थान पर क्या स्थिति रखती हैं। तो एक बार के लिए हम इन लाइनों को इसी प्रकार से इस पर व्यवस्थित करके देखें तो अगर ये लाइनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से खींची गई हैं, उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। यानी राजस्थान के बाहर भी है, यही नहीं है कि राजस्थान में ही है, ये लाइनें राजस्थान के बाहर भी है, चाहे वो आगे आए तो पाकिस्तान आए, चाहे आगे आए तो हमारा उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश आए। तो इस प्रकार से इन अक्षांशों की जो स्थिति है वो हम देखें तो इस लाइनों के रूप में या इस प्रकार से हमारी लेटी हुई लाइनों के रूप में फैली हुई है। अब इनको हम देखें तो राजस्थान में इस अक्षांश रेखा से प्रारंभ या शुरुआत मानी जाती है। जब हम देखें कि हमारी 0 डिग्री से उत्तर की ओर स्थिति है तो कॉमन या सामान्य जानकारी तो हम ये प्राप्त करते हैं कि हमारे आने वाले सभी ये जो लाइनें हैं या अक्षांश हैं ये पूर्णतः क्या होंगे? उत्तरी होंगे। एक प्रश्न तो आपका यहां बन जाता है कि जब हमारे राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को पूछा जाता है तो अक्षांशों के साथ जोड़ दिया जाता है
उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश तो अपने ऑप्शन से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में आने वाली हर लाइन कहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, और यहां से गुजरने वाली लाइन 0 डिग्री से ऊपर होने के कारण क्या होगी, ये उत्तर में पड़ेगी, और सारे के सारे जो हमारे अक्षांश क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। तो ये लाइन भी हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो गुजरने वाली उत्तरी अक्षांश होगा। अब कितने नंबर का होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। यहां तक तो कॉमन है कि उत्तरी अक्षांश होगा, और हमारी स्थिति यहीं जाकर के समाप्त हो जाती है, तो ये भी हमारी उत्तरी होगी। यहाँ कोई भी देश यहाँ पड़ेगा वो भी उत्तरी होगा। राजस्थान के अलावा अगर भारत की अंतिम सीमा होगी वो क्या होगी, वो भी उत्तरी होगी। तो मेरे साथियों समझ पाए होंगे, राजस्थान से अक्षांशों की जो स्थिति होगी वो क्या बनेगी, केवल और केवल उत्तरी बनेगी। अक्षांशों की, न कि देशांतरों की, अक्षांशों की स्थिति क्या बनेगी, उत्तरी बनेगी। तो ये अक्षांश भी क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। अब कौन सा होगा ये चर्चा करें। तो हम यहां से अगर उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो हमारे राजस्थान की शुरुआत यहां से हो जाती है। इसको कहा जाता है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री और 3 मिनट। अभी हमने देखा ये क्या है, ये बिंदु के रूप में दिखाई दे रही है, डिग्री है, और सिंगल कोमा है, ये क्या है, मिनट का संकेत है। तो इसको हम कह सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हो जाती है। जो ही हम इससे ऊपर की ओर चलते हैं तो 23 के बाद में 24, 25, 26, 27 इस प्रकार से उत्तर तक चलते जाएंगे। और अंतिम स्थिति में अगर हम जाएं तो हमारे राजस्थान की जो अंतिम स्थिति है वो 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। जैसा कि हम जान चुके हैं ये सारे के सारे क्या हैं, उत्तरी अक्षांश हैं। तो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, ये होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर समाप्त होगा। प्यारे साथियों आपको ये ध्यान रखना है इसके बीच का डिफरेंस या अंतराल क्या होगा। तो ये अंतराल क्या होगा, तो अंतराल में अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से हमारे पास में आ रहा है 23 डिग्री और 3 मिनट, 3 मिनट। अगर इसको हम लैप्स करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर के आएगा, 9 मिनट, सॉरी 9 मिनट और 7 डिग्री। तो हमारे सामने क्या स्थिति बनकर के आएगी, 7 डिग्री 9 मिनट अंतराल पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है। प्यारे साथियों एग्जाम को देख करके यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। सामान्यतः ये अधिकांश एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ उत्तर दक्षिण शब्द जोड़ करके अंतराल दे देता है, अंतर दे देता है, गलत करवा देता है। लेकिन याद रखेंगे अभी जो प्रश्न बन सकते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और प्यारे साथियों और भी बता देना चाहता हूं, इसी से बनने वाला एक अलग प्रश्न और क्या हो सकता है। देखिए हमने देखा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की शुरुआत होती है। अब वो शुरुआत कहां से होती है, हमने विस्तार के साथ देखा था। विस्तार में हमने देखा कि ये पुनः काम आएंगे, तो विस्तार हमने इसके साथ कहां से देखा था, बांसवाड़ा से देखा था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस जिले से प्रारंभ होता है, बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ होता है। और वही 3 क्वेश्चन इस पर निकल करके आएंगे, कौन सी तहसील से प्रारंभ होता है, बोरकुंडा तहसील से प्रारंभ होता है, कौन से गांव से प्रारंभ होता है। तो आपके सामने आया था वो बोरकुंडा गांव और कुशलगढ़ तहसील। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए पुनः ध्यान दे लें, बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील और साथ में बोरकुंडा गांव। यहां से हमारे 23 डिग्री 3 मिनट की शुरुआत होती है, जो कि हमारे अंतिम रूप से प्रारंभ होता है। तहसील पूछ ली जाए अक्षांशों में लास्ट में पढ़ने वाली कौन सी है, उत्तर में पढ़ने वाली कौन सी है, तो गांव को लेकर के प्रश्न बन सकता है। यही स्थिति अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर की पूछी जा सकती है। वही बात हमने देखी थी, श्री गंगानगर जिला हमारे उत्तर में पड़ने वाला अंतिम जिला था, और इसकी अंतिम जो गांव तहसील की स्थिति बात की थी हमने, कोणा गांव और श्री गंगानगर तहसील। यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो भी अक्षांश आएगा
30 के बाद में 30.5 आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, ये किस में चले जाएंगे, ये पंजाब राज्य में चले जाएंगे। और इसके बाद अगर उत्तर तक जाएंगे हम तो जम्मू कश्मीर तक चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ध्यान देंगे एक बार के लिए, अगर यहां तक भारत की बात करें तो भारत में अंतिम रूप से जो अक्षांश है वो कितने हैं, 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट। ये भी उत्तरी अक्षांश से होंगे। प्रारंभ कहां से होता है, दक्षिण में कन्याकुमारी से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के 37 डिग्री 7 मिनट। प्यारे साथियों, ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये प्रश्न आईएएस प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था डिफरेंस को लेकर के। भारत के अक्षांशीय अंतराल का संबंध पाया जाता है और उसमें अंतराल दिया गया था इनके गैप को लेकर के। यही प्रश्न अगर अपने एग्जाम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि यहां से आरएस प्री में भी प्रश्न पूछा गया है, आपके लिए भी सामान्य प्रश्न बनता है। एक बार किसी भी लेवल में अगर प्रश्न आ जाता है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होती है, वो प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो पहले साथियों ध्यान देंगे, 23 से लेकर के बीच जो हमारा अंतराल है वो कितना आ रहा है, 7 डिग्री 9 मिनट। प्यारे साथियों, इसको लगभग में पूछ लिया जाता है और लगभग में क्या होगा, 7 डिग्री लगभग। ये तो हो गया एज इट इज आंकड़ा कि इतना फिक्स अंतराल है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं होगा और प्रश्न दिया होगा 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और सामने लिखा होगा लगभग। तो हमारा अंतराल कितना होगा अक्षांशों में, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री लगभग पाया जाएगा। यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब यहां हम देखें अक्षांशों को लेकर, तो हमने एक स्थिति को देखा है कर्क रेखा, समझने का प्रयास करना, साथ उसको भी देखते जाना। कर्क रेखा की स्थिति को देखा है, ये राजस्थान की स्थिति को देखा है। इस कर्क रेखा के दक्षिण से होकर के हमारी जो रेखा गुजर रही है वो रेखा है 23 डिग्री 3 मिनट, अर्थात इससे उत्तर में होगी वो होगी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के इस क्षेत्र से होकर के गुजरती है और ये जो कर्क रेखा है ये भारत का भी और राजस्थान का भी प्रमुख अक्षांश माना जाता है। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और एग्जाम की दृष्टि से दूसरा एग्जाम बूस्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान का प्रमुख अक्षांश, इसको कहा जाता है प्रमुख अक्षांश। प्रमुख अक्षांश कौन सा है, कर्क रेखा है। याद आया होगा, प्रमुख वो होगा जो लगभग बीच में होगा, प्रमुख वो होगा जो प्रधान होगा, प्रमुख वो होगा जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यहां याद रखें बीच वाला भी नहीं है, यहां प्रधान रूप से खींची जाने वाली भी नहीं है, दक्षिण से गुजरती है। लेकिन ये कर्क रेखा है, ये भारत को देखिए दो भागों में बांट रही है, यहां से लेकर यहां तक खींची गई है। आधा भारत उत्तर की ओर है, आधा भारत दक्षिण की ओर है। तो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाला जो भारत है तो उसको कहा जाता है उत्तरी भारत, और कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले को कहा जाता है दक्षिणी भारत। अब यही स्थिति हम राजस्थान के साथ देखते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा है वो दक्षिणवर्ती भाग से होकर के गुजरती है, यहां से गुजरती है, और इस कर्क रेखा का जो संबंध है वो दो जिलों से पाया जाता है। पहले साथियों हमने देखा था, ये जिला तो हमारे सामने आ ही चुका है, दक्षिण में पड़ता है बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा का जो विस्तार पाया जाता है, ये कर्क रेखा प्रमुख अक्षांश के रूप में मानी जाती है। ये हमारे दो जिलों से गुजरती है, एक गुजरती है बांसवाड़ा से और एक गुजरती है डूंगरपुर से। इन दो जिलों के साथ संबंध पाया जाता है और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी तक इससे पहले कहीं जानकारियां नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पहली बार आते हैं उसके बाद ही सामने आते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। राजस्थान में अक्षांश रेखा की लंबाई, राजस्थान में अक्षांश कौन सा, अक्षांश। अब ये भी कौन सा अक्षांश है, कर्क रेखा। सारी लाइनें बराबर नहीं है, कर्क रेखा, कर्क रेखा की लंबाई। ये प्रश्न आया एग्जाम में, किसी का भी शायद सही हुआ हो, क्योंकि ऐसे काल्पनिक प्रश्न है, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं नापता है, कोई नहीं तोलता है। इस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में अगर गलत हो जाते हैं तो वहां हम लगभग सामान्यतः सही होने वाला
कई से आगे होता है, और अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो हम बहुत से पीछे भी होते हैं। तो याद रखेंगे, राजस्थान में कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान में ये प्रमुख अक्षांश माना जाता है और राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर पाई जाती है। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या है उसके बारे में हम जाने। क्वेश्चन हम इस प्रकार से देखते हैं, हमने चर्चा की अभी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ अगर आपने भारत का भी पढ़ा हो या सामान्य रूप से अगर जानते हैं तो हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन में अगर वर्तमान समय में अगर आप देख रहे हैं तो किसी न किसी ऋतु का अनुभव या आभास आप कर पा रहे होंगे। लेकिन जो ही आपका कुछ समय बीतेगा, बदलेगी ऋतुएं, और ऋतुएं बदलेंगे तो आप उसका अनुभव या आभास कर पाएंगे। अगर हम इस स्थिति को देखें तो इस कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग में सदा सदा गर्मी रहती है, और जो ही इस कर्क रेखा के उत्तरी भाग में देखें तो एक समय गर्मी रहती है और एक समय सर्दी रहती है। तो यहाँ न तो उष्णता रहती है और न शीतलता रहती है, इसलिए कर्क रेखा के उत्तरी भाग को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के दक्षिणवर्ती भाग को कहा जाता है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। प्यारे साथियों, यही अगर लॉजिक हमारे राजस्थान पर लगा दिया जाए तो राजस्थान किस प्रकार की जलवायु का होगा? राजस्थान दोनों ही प्रकार की जलवायु का होगा, क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के ऊपर गर्मी पड़ती है, उष्ण जलवायु बनती है। लेकिन इसका अधिकांश विस्तार कर्क रेखा के उत्तर में है, तो जलवायु कौन सी बढ़नी चाहिए? शीतोष्ण बढ़नी चाहिए। लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अक्षांशों के अनुसार शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका हम विस्तार से अध्ययन जलवायु का हम जलवायु पॉइंट के साथ भी करेंगे। लेकिन याद रखें, प्रश्न यहाँ सूर्य की स्थिति को लेकर के पूछ लिया जाता है। सूर्य की अंतिम जो सीधी किरणें होती हैं वो यहां से यहां तक होती हैं। अंतिम स्थिति हमारी कर्क रेखा और अंतिम स्थिति दक्षिण में मकर रेखा होती है। अर्थात एक समय सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, एक समय सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, और एक समय होता है जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। तो प्यारे साथियों, ध्यान आया होगा, अगर कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो वो स्थिति हमारे राजस्थान में भी बनेगी। तो राजस्थान की स्थिति में पूछ लिया जाता है, जब सूर्य की किरणें सीधी होती हैं तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी? तो हमारी स्थिति क्या बनेगी? बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेंगी। तो वह स्थान जो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, वहां सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ेंगी। ये कर्क रेखा पर प्रश्न पूछा गया था। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ रही हैं तो हमारी सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी? श्री गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो श्री गंगानगर में सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होंगी। सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होंगी। ये प्रश्न आ चुका है। याद रखें, कर्क रेखा जहां तक सूर्य सीधा होता है, ज्यों-ज्यों इससे उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की जो नति किरणों का कोण होता है वो तिरछा हो जाता है। जिस प्रकार से इस स्थान पर सूर्य की किरणें इस प्रकार से दिखलाई पड़ रही हैं कि ये सूर्य की उपस्थिति है, और एक स्थान ये है, यहाँ सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी होंगी, लेकिन यहाँ से बनने वाले जो एंगल होंगे तिरछे होंगे, और यहाँ सूर्य की किरणों का कोण तिरछा बनेगा। तो जहां जहां सूर्य सीधा होगा वहां वहां सूर्य की किरणें सीधी होंगी, और जहां जहां सूर्य अधिकतम दूरी पर होगा वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो यहां से सूर्य अधिकतम दूरी पर है, यानी श्री गंगानगर सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो तिरछी किरणें पड़ेंगी। अगर यही स्थिति हम यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ देखें तो भारत में सबसे तिरछी कहां पड़ेंगी? जम्मू कश्मीर में पड़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर क्या होगा? श्री गंगानगर होगा। श्री गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी और सबसे सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में पड़ेंगी। अब अगर हम देखें अक्षांशों की और जानकारी, तो अक्षांशों की इन जानकारियों में हम देख पाते हैं कि अक्षांशों का मान जब हम उत्तर की ओर जाते हैं बढ़ता चला जाता है, तो ये मान हमारे अक्षांशों में किस प्रकार से व्यवस्थित है, जो अंतराल के साथ देख पा रहे थे। अंतराल हमें देखने को मिला लगभग 7 डिग्री का अंतराल था। सामान्यतः फिक्स अंतराल हमें या एज इट इज अंतराल 7 डिग्री और 9 मिनट के बीच में पाया जाता है। अब हम एक बार के लिए देशांतरों की चर्चा करेंगे और फिर देशांतरों की विशेषता और महत्व को देखेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार के लिए देखें, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये देशांतर होती हैं।
और ये जो देशांतर है ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। हमने देखा था इसके अंदर ग्लोब में, तो ग्लोब में सारी खड़ी लाइनें क्या थी, देशांतर थी। और इन देशांतर रेखाओं में भारत किस दिशा में था, पूर्व में था। राजस्थान भी किस दिशा में था, पूर्व में था। तो राजस्थान की स्थिति अगर इस दिशा में है तो यहां से गुजरने वाला प्रथम देशांतर भी क्या होगा, पूर्वी होगा। अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि देशांतरों में, एक बार के लिए इसको देख लें, के लिए इसको देखें, देशांतरों में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या होगी, पूर्णतः पूर्वी होगी। अक्षांशों में हमारी स्थिति क्या होगी, पूर्णतः उत्तरी होगी। और दोनों के बीच की स्थिति गोलार्ध में पूछी जाए या गोलार्ध में पूछी जाए तो क्या होगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगी। तो देखिए प्रश्न कुछ अलग होंगे। अक्षांशों में हमारी स्थिति उत्तरी है, देशांतरों में हमारी स्थिति पूर्वी है, और गोलार्ध में हमारी स्थिति उत्तरी पूर्वी है। तो ये भी ध्यान दे लें, गोलार्ध में हमारी स्थिति क्या है, गोलार्ध में, तो गोलार्ध में हमारी स्थिति है उत्तरी पूर्वी, गोलार्ध में स्थिति हमारी उत्तरी पूर्वी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोलार्ध में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का राज्य है, और हम अक्षांशों में देखें तो उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, और देशांतरों में देखें तो पूर्वी देशांतरों में पड़ता है। अब अगर हम इसको देखें तो हम पूर्वी देशांतरों में कहां कहां हैं, यह हम जैसलमेर से लेकर के धौलपुर तक की स्थिति को जानेंगे, कहां और किस प्रकार से है। अब हम देखेंगे धौलपुर और जैसलमेर के बीच, यहाँ धौलपुर की स्थिति और यहाँ जैसलमेर की स्थिति। अब इनके बीच कौन कौन से देशांतर हैं, भुजा भी लंबी दिखलाई पड़ रही है, और हमारी इस स्थिति के साथ देशांतर भी अधिक दिखलाई पड़ेंगे, क्योंकि अंतराल हमने अक्षांशों का देखा है, अंतराल हम देशांतरों का देखेंगे। तो हम एक बार के लिए चर्चा करें, थोड़ा सा अगर याद रह जाए तो रख लेना है। यहां हम शुरुआत देखिए ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये शुरुआत भारत में अगर अक्षांशों की करें तो होती है 6, 8, 7, यानी कह सकते हैं 6, 7 और 8 की गिनती है। समझ पाए होंगे। 68 डिग्री 7 मिनट, ये सारे के सारे क्या है, ये इससे इधर होने के कारण पूर्वी हैं, तो राजस्थान के भी क्या होंगे, पूर्वी होंगे। और राजस्थान के पूर्वी हैं तो यहाँ राजस्थान की स्थिति कहां से होगी, तो ये प्रारंभ होता है गुजरात से, और गुजरात से जस्ट आगे आता है राजस्थान। अब यहाँ स्थिति को हम देखें तो ये स्थिति बनती है कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर से। निश्चित रूप से इससे पूर्व की ओर आगे बढ़ेंगे तब होगी, तो यहाँ भी मान बढ़ेगा। जो ही हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आएंगे और जो ही 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर जाएंगे, इनके मान में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात 1 से लेकर के 2, 3 और 4, 5 बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से हम इस दिशा में देखेंगे तो 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5 और बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हम 68 डिग्री 7 मिनट पर देख रहे हैं, तो राजस्थान तक आते आते कितने पर प्रारंभ हो जाता है, ये हो जाता है 69 डिग्री और 30 मिनट। प्यारे साथियों 30 हमारे ऊपर भी आ रहा था, उतार लीजिए इसको ऐसे कि ऐसे ही, जो हमारा 30 था ये इसके आगे आकर के जुड़ जाता है। 68 हमारा यहाँ से 7 आ रहा था, इसके आगे वाला होगा, तो कौन सा होगा, 69 डिग्री और 30 मिनट। और क्वेश्चन ये आ चुका है, वह कौन सा देशांतर है जो जैसलमेर से होकर गुजरता है। तो प्यारे साथियों उसमें आंसर ये नहीं था, जस्ट इससे आगे वाला था, क्योंकि देखिए यहाँ तक आते आते 69.5 हो चुके हैं, और 69.5 से आगे आएगा तो कौन सा होगा, 70 होगा। तो निश्चित रूप से जैसलमेर को तो पार करके जा नहीं सकता। ये अगर 69 डिग्री 30 मिनट है तो आगे वाला 70 होगा, 71 होगा, 72 होगा। तो प्रश्न यही पूछा गया था कि 70 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, और ऑप्शन में दिया गया था जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर व जयपुर। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जैसलमेर से गुजरती है। देखिए प्यारे साथियों, इनको देखने के लिए आप मैप का यूज करेंगे। मैं साथ साथ जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितनी प्रकार की आपकी जो एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है वहां तक ले जा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें आपको माइंड ही लगाना पड़ता है, नॉलेज की कोई ज्यादा आपको गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जिस प्रकार से हमारे अंतराल को पूछ लिया गया कि अक्षांशों के बीच के अंतराल को बतलाइए, तो इसके लिए हमें और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा तो हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा। देखिए हमारे पास में अक्षांश याद है तो अक्षांशों के बीच के डिफरेंस को निकाल सकते हैं आसानी से। प्रश्न पूछ लिया गया कौन सा देशांतर है, तो हमारे इस
लाइन को हटा दिया। अगर डायरेक्ट ये पूछता तो सिंपली क्वेश्चन होता, लेकिन इससे आगे का देकर के पूछ लिया 70 डिग्री अक्षांश 70 डिग्री देशांतर रेखा भारत के राजस्थान राज्य के किस जिले से गुजरती है, तो कौन से जिले से गुजरेगी, जैसलमेर से गुजरेगी। तो यहाँ इससे प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहां से प्रारंभ होगा 70 71 72 73 इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, अंत में जाकर के धौलपुर पर यह समाप्त हो जाएगा। स्थिति वही बनेगी, कहां से प्रारंभ होगा, जैसलमेर से प्रारंभ होगा, कहां पर समाप्त होगा, धौलपुर में समाप्त होगा। धौलपुर से प्रारंभ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्यारे साथियों मान घटते से बढ़ते की ओर है और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाएगी। जैसे हमने घटते से बढ़ते की ओर लिया तो शुरुआत बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक देखी, घटते से बढ़ते की ओर देख रहे हैं तो जैसलमेर से लेकर के धौलपुर होगा। सिंपली आपका प्रश्न यही उठा करके रख दिया जाता है और आपके दो ऑप्शन आपको समान मिलते हैं। एक में प्रथम होता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है और दिया हुआ होता है जैसलमेर से धौलपुर तक, और एक ऑप्शन में दिया होता है धौलपुर से जैसलमेर तक। अब ऐसी स्थिति में आपको सेलेक्ट क्या करना है, आपको करना है उसके सीक्वेंस को, सीक्वेंस यानी जहां से प्रारंभ होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जैसलमेर से धौलपुर। अगर ये ऑप्शन डायरेक्ट अलग अलग में दे दिया जाए, जैसलमेर है, गंगानगर है, बांसवाड़ा है और धौलपुर है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, जैसलमेर। अगर ऑप्शन में जैसलमेर है ही नहीं और पसंद दिया गया हो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल या देशांतरीय अंतराल के संबंध में दिया हो और प्रश्न पहले देशांतर पर उठा लिया जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है या देशांतरीय प्रारंभ स्थिति मानी जाती है, और ऑप्शन में केवल और केवल ही क्या हो, धौलपुर हो और जैसलमेर नहीं हो, तो आपका आंसर क्या बनेगा, धौलपुर बनेगा। अन्यथा ऐसी स्थिति बनी नहीं है और बन भी नहीं सकती क्योंकि जैसलमेर प्रारंभिक है और धौलपुर अंतिम है। प्रश्न को याद रखेंगे, देशांतरों में प्रथम स्थान जहां से हम मानते हैं जिस जिले से, वो कौन सा है, जैसलमेर, यहां से प्रारंभिक है, याद ही रख लेंगे, प्रारंभिक देशांतर है। और ये होंगे कौन से, धौलपुर के, ये स्थिति होगी धौलपुर की और धौलपुर होगा ये देशांतरों में क्या होगा, अंतिम होगा। तो राजस्थान के संदर्भ में अंतिम देशांतर धौलपुर से। अब देखेंगे कितने तक है, यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होता है और अंत तक कहां तक चला जाता है। पहले साथियों थोड़ा सा एक लॉजिक अगर आप याद रख सकते हैं तो इतना सा रख लेंगे, अगर हमने लगभग अंतराल कितने डिग्री का देखा था अक्षांशों में 7 का, तो देशांतरों के बीच डिग्री का कितना अंतराल है, 9 का। जोड़ लीजिए, आसानी से याद रह जाएगा, डिजिट को माइंड में फिट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही फीड हो जाएगा। 69 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, लगभग हमारा 77 हो जाता है। यहाँ भी 30 डिग्री है और 30 डिग्री से भी आगे है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 78 डिग्री। तो हमारा देशांतरीय अंतराल है वो हमारा प्रारंभ हो जाता है 78 डिग्री और 17 मिनट। पूर्वी देशांतर, देशांतर पूर्णतः क्या होंगे, ये भी पूर्वी होंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं पूर्वी देशांतर। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल, अक्षांशीय अंतराल 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर धौलपुर पर समाप्त होता है। अब अगर इसके अंतराल को पूछ लिया जाए तो हमारे पास में लगभग अंतराल कितने का आ रहा है, लगभग अंतराल आ रहा है 9 डिग्री का। यह अंतराल है किसका, देशांतरों का, और यही अंतराल है हमारे अक्षांशों का। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल, यहां तक की जानकारी आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास के साथ हम यहां तक की जानकारी देखेंगे। अब इसी विस्तार की स्थिति को हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ देकर के अगले पॉइंट हमारी सीमाओं को लेंगे। तो इसमें कुछ बनने वाली स्थितियां और होंगी, जैसे कि हमने देखा सूर्य की स्थिति अधिकतम कहाँ होती है, सूर्य की अधिकतम स्थिति लंबवत किरणों के रूप में होती है बांसवाड़ा तक, लेकिन सूर्य की चलने की जो स्थिति है वो देखी होगी आपने, पृथ्वी के रोटेशन मार्ग के कारण से हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ दिखलाई पड़ता है, अर्थात सूर्य पूर्व में उदय होता है,
पश्चिम में अस्त होता है। प्रश्न इस पर भी बनेंगे। प्रश्न पूछ लिया जाता है राजस्थान में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ दिखलाई पड़ती हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी, धौलपुर। और अंत में सूर्य की किरणें कहाँ दिखलाई पड़ती हैं, जैसलमेर में। प्यारे साथियों, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, अरुण अर्थात सूर्य, अंचल अर्थात प्रदेश, जो सूर्य का प्रदेश है वो हमारा राज्य है जिसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में आती हैं और अंतिम में जो हमारा राज्य होगा उसमें अंतिम रूप से सूर्य की किरणें दिखलाई पड़ती हैं। कहां से, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें हमें दिखलाई पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में और सबके बाद दिखलाई पड़ती है गुजरात में। तो सबसे पहले राजस्थान में सूर्य की किरणें दिखलाई पड़ती हैं धौलपुर में और सबसे अंत में दिखलाई पड़ती है जैसलमेर में। प्यारे साथियों, भारत में जो ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है ये 2 घंटे का अंतराल होता है, अर्थात सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में उदय होती हैं, उसके 2 घंटे बाद सूर्य दिखाई पड़ता है गुजरात में। बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर अगर राजस्थान के साथ पूछ लिया जाए तो राजस्थान में ये अंतराल कितना होगा, इसकी चर्चा करेंगे हम आगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक जानकारी आप प्राप्त कर पाए होंगे, तब तक ये सोचें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करें। आगे की क्लास के साथ हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और सूर्य की स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो याद रखेंगे, पूर्व में हमारे धौलपुर से लेकर के जैसलमेर तक की स्थिति है। हमारे अक्षांशों की स्थिति भी आप देख चुके हैं 69 डिग्री 30 मिनट, ये मैंने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ दिया है। 78 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होकर और यहाँ तक अंतिम स्थिति में जाता है, ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इस डाटा को याद कीजिए। 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पाया जाता है। लगभग 30 डिग्री का अंतराल है और 30 डिग्री अंतराल को सूर्य पार करने में अगर 2 घंटे का समय लेता है तो हमारे इस 9 मिनट को पार करने में कितना समय लेगा, यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करें। मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।